हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अगर आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में डाल दूंगा, जिससे करके ये चैप्टर समझने में हमें ज़रा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो टर्म है उसको समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत दूसरी टर्म का मतलब समझना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट टर्म हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या, जिसे फाई सफिक्स बी बताता है हमें मैग्नेटिक, फाई बताता है फ्लक्स। तो पहले इसे समझेंगे। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या, तो वो समझने के लिए सपोज करते हैं हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, ऐसा एक प्लेन है, सरफेस है एक ऐसी, उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो भी परपेंडिकुलर। तो जितनी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उसके बराबर हम बोल देंगे कि ये सरफेस में से फ्लक्स निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सरफेस कंसिडर किया है, उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 1, 2 और 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो ये सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि 3 के बराबर आ रहा है। अगर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होती हो तो हम बोल देंगे कि ये फ्लक्स से 5 का मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। दूसरी एक बात, जो भी हमने सरफेस लिया है उसका कुछ एरिया होगा और वो एरिया वेक्टर हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये सरफेस हमने जो लिया है उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, या फिर ये डायरेक्शन में भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लिया है, ये सरफेस के ये डायरेक्शन में लिया है, हम ये डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या निकला कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कैसे, पासिंग परपेंडिकुलर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर किससे, टू दी सरफेस, ये जो सरफेस है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, उसे हम बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज तो कुछ समझ में आई कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी उतना ज्यादा वो सरफेस से फ्लक्स हो निकलेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला जो है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। पहला जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। किसकी इंटेंसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। यानी कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या होगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा निकली तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया बढ़ जाएगी, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरिया लिया है, ठीक है, वो एरिया में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमने दी है, कुछ पास हो रही है, इसका कुछ इंटेंसिटी है, मान के चलते हैं 2 टेस्ला के बराबर है। अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो हम बोल देंगे कि 1, 2 और 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया इसका, ये सरफेस से 3 के बराबर हो गया। अगर हमने बी का वैल्यू इंक्रीज किया, यानी हमने क्या इंक्रीज किया, इंटेंसिटी अगर हमने इंक्रीज करी इसकी, तो ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी। ज्यादा फील्ड लाइन पास हुई, इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंक्रीज हो गया। यानी पहले कितनी निकलती थी, 1, 2, 3, 4, 5, अब 10 निकलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में से पास होगी। इसका क्या फायदा होगा कि अब पहले 3 पास होती थी, तो अब कितनी पास होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पास हो गए, यानी फ्लक्स बढ़ गया, 5 के बराबर हो गया। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी कि फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी, वीक मैग्नेट लेंगे तो कम फील्ड लाइन निकलेगी। ज्यादा फील्ड लाइन पास हुई तो फ्लक्स ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया बढ़ गया। यानी फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन
में है, मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज करने पर फ्लक्स भी चेंज होगा हमारा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे एरिया पे डिपेंड करता है, मान के चलते हैं कि हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड दी कोई सरफेस को, तो ये सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, हम बोलेंगे 1 2 3, 3 का फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो उतनी ही रख रहे हैं, 2 टेस्ला है तो 2 टेस्ला ही रख रहे हैं, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, 5 टेस्ला नहीं कर रहे हैं, उतनी ही रख रहे हैं। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। अगर एरिया को बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब ये भी फील्ड लाइन, ये दोनों फील्ड लाइन भी इसमें से पास होगी, यानी कि अब फील्ड लाइन बढ़ चुकी है, ये जो हमारा सरफेस है उससे पास होती हुई, यानी कि अब फ्लक्स कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स कब बढ़ा, जब हमने एरिया बढ़ाया। यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे ज्यादा पास होगी, यानी फ्लक्स बढ़ जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। फ्लक्स यानी क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, टू दी सरफेस। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो पास पास में से फील्ड लाइन बहुत सारी निकलेगी, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया। अगर हमने एरिया बढ़ा ले लिया तो और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन उसमें से पास होगी, यानी फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी फ्लक्स जो है बी के और ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। तो ये एक और दो इक्वेशन पे से हम बोल सकते हैं क्या, फाई बी फ्लक्स जो है किसके प्रोपोर्शन में होगा, बी और ए के प्रोपोर्शन में होगा, बी इंटू ए के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 के बराबर मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमने लिखा है। यहाँ पे बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता नहीं है। अगर हम क्रॉस लिखते तो उसका मतलब क्या होता, वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता। ये तो वेक्टर है नहीं, ये तो स्केलर है। तो यहाँ पे बी डॉट ए लिखने का रीजन क्या है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हमें पता है कि अगर ए डॉट बी हमारे पास है तो हम डॉट को कैसे रिमूव करते थे, ए बी कॉस थीटा से। तो वही बात यहाँ पे करी है, डॉट को रिमूव किया तो बी ए कॉस थीटा हमने लिख लिया। जहां पे ये जो थीटा है वो थीटा हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए और बी। जो हमारा एंगल होगा ए और बी के बीच का, एरिया वेक्टर कैसा होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो अभी थीटा कितना है, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो थीटा होगा हमारा 0 के बराबर, ठीक है। तो अब तीसरी बात कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पे, यानी एंगल बिटवीन ए और बी पे वो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल के केस में हमारे पास क्या था, थीटा का वैल्यू 0 था, क्योंकि ए का डायरेक्शन ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा एरिया वेक्टर। ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन भी ये है, यानी थीटा कितना है, 0 है। थीटा अगर 0 है तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं वैल्यू कॉस थीटा की, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 1, तो यहाँ पे ये पूरा 1 के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू हो गया हमारा बी इंटू ए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए या फिर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके यूनिट की बात करेंगे। बी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बन जाता है वेबर। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सरफेस है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ फ्लक्स बनाएगी ये सरफेस पे से? तो हम बोलेंगे नहीं बनाएगी। क्यों? फ्लक्स कब बनेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी पास होगी, परपेंडिकुलर पास होगी। ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई फ्लक्स बनाएगी नहीं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका ये अभी फिलहाल एंगल कितना है, थीटा है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ फ्लक्स बनाएगी नहीं, लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, थीटा के साथ, याद है आपको, बी कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस कंपोनेंट, और 90 एंगल पे बी साइन थीटा, ठीक है। बी साइन थीटा कैसा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। ये हमारा क्या है, सरफेस है, और ये हमारा बी साइन थीटा है। तो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है, यानी बी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है बी का, वही तो फ्लक्स बनाएगा,
ठीक है, वही तो फ्लक्स बनाएगा। यानी अभी हमारे पास इक्वेशन क्या था, b इंटू ए, अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, b cos थीटा, ठीक है, b cos थीटा बना रहा है इंटू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ba cos थीटा, ठीक है, ba cos थीटा, यही इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। या फिर इसको थीटा को और कॉस को रिमूव करना है, कॉस थीटा को, तो b डॉट ए हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये b डॉट ए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। सो आई होप फ्लक्स क्या है वो समझ में आ गया होगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया। कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर किस पे डिपेंड करता है, तीन चीज पे डिपेंड करता है। कौन सी चीज पे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, एरिया वेक्टर पे, और एंगल ए और बी के बीच पे। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं, ये जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है उस पे से एक नया टॉपिक है फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अभी फिलहाल हमें कुछ आइडिया है नहीं, पहले तो हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फैराडे ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी, वो चीज यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, एक एक करके देख लेते हैं। तो फैराडे ने क्या किया था कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड ली उसने। मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पे बनाई है, इनसाइड, इनसाइड यानी बोर्ड के अंदर ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर बोर्ड। और इनसाइड के लिए हमेशा हम क्रॉस मार्क का यूज करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल रख दी, कोई एक रिंग रख दी, कंडक्टर यानी कि मेटल की एक रिंग उन्होंने रख दी, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी हम ले लेंगे, मान के चलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी 2 टेस्ला की ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कंडक्टिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर रखी है ये कॉइल रिंग को, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी है, 2 टेस्ला, कांस्टेंट है, समय के साथ ये 2 टेस्ला ही रहेगा, यानी चेंज होगा नहीं। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कॉइल रखते हैं तो कुछ भी ऑब्जर्व होता नहीं है, यानी कि फैराडे साहब ने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया अगर कंडक्टिंग कॉइल को हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। लेकिन जैसे ही हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कराते हैं यानी सपोज करते हैं 2t टेस्ला ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे कि 1 सेकंड पे 2t, 2 सेकंड पे 4t, 5 सेकंड पे 10t, 8 सेकंड पे 16t, यानी कि समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग कॉइल को रखते हैं तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तब ये जो कंडक्टर है, रिंग है, उसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। वही बात लिखी है यहाँ पे। बट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, देन इनसाइड द कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड, जिसे हम आई डैश बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे से कंक्लूजन क्या निकला, इसमें से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं तो उसके अंदर, ये कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराना जरूरी है अगर कॉइल के अंदर हमें एक नया करंट बनाना है तो। नंबर 1 ये एक ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि वापस से उन्होंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दी 2 टेस्ला की, ठीक है, रिंग एक रख दी, ठीक है, कुछ करंट इंड्यूस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर ये जो हमारा रिंग है उसका एरिया अगर हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, यानी कि रेडियस कम ज्यादा कर रहे हैं, रेडियस कम ज्यादा किया यानी एरिया हमने चेंज किया, तो अगर हमने एरिया चेंज किया तब भी ये कॉइल के अंदर एक नया करंट इंड्यूस्ड होगा, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो वही देखा कि इफ रेडियस ऑफ द कॉइल इज चेंज्ड, ये रेडियस चेंज किया इनसाइड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, 2 टेस्ला ये कांस्टेंट ही है फील्ड, देन करंट इज इंड्यूस्ड। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम एरिया चेंज कराते हैं तो कॉइल के अंदर एक नया करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो वही लिखा है कंक्लूजन, ऑन चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड। यानी करंट को इंड्यूस कराना है तो हम या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ये इसके अंदर कोई करंट आई डैश इंड्यूस करा सकते हैं, यानी कि बी को चेंज कर सकते हैं, या फिर एरिया को हम चेंज करके इसके अंदर कोई करंट आई डैश इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, एरिया को चेंज करके आई डैश इंड्यूस करा सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अगर कॉइल के अंदर हमें करंट इंड्यूस कराना है तो वो उनका थर्ड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, वापस से 2 टेस्ला की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है, उसके अंदर हमने एक कॉइल रख दी, रिंग रख दी, कंडक्टर रख दिया। अब उन्होंने क्या किया, उसको रोटेट कराया,
उसको रोटेट कराया। उसको रोटेट कराने पर क्या देखा गया, इसके अंदर वापस से करंट I डैश इंड्यूस हो रहा है। तो वही लिखा है कि इफ कॉइल इज रोटेटेड इनसाइड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो क्या चीज चेंज हो रही है, हमें पता है ये कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ से समझ लेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की साइड होगा, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ये एरिया वेक्टर ऐसे। इसको रोटेट कराने पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, पहले बी और ए के बीच का एंगल कितना था, थीटा। जैसे रोटेट कराया थीटा चेंज हुआ, जैसे थीटा चेंज हुआ इसके अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑन चेंजिंग द एंगल बिटवीन बी एंड ए, थीटा क्या होता था, बी ए कॉस थीटा हम लिखते थे ना, बी ए कॉस थीटा, कौन सा, फ्लक्स इज इक्वल टू, जहां पे थीटा था बी और ए के बीच का एंगल। तो थीटा चेंज कराने पर भी हमने देखा कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। यानी ये तीनों ऑब्जर्वेशन में क्या हमने मार्क किया कि जो हमारा जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है। करंट कब इंड्यूस होगा, जब कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे। यानी कि अगर ईएमएफ आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो करंट इंड्यूस होगा। यानी कि तीनों केस में हमने क्या देखा, करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, तीनों केस में हमने देखा कि बी चेंज कराओ, ए चेंज कराओ या थीटा चेंज कराओ, तीनों में से एक को भी चेंज कराएंगे तब भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ये तीन ऑब्जर्वेशन क्या कहना चाहते हैं कि बी को चेंज कराओ या ए को चेंज कराओ या थीटा को चेंज कराओ, करंट आई डैश इंड्यूस होने वाला है। यानी कि अगर हम फ्लक्स को चेंज कराएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हमने चेंज कराया तो क्या इंड्यूस होगा, हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। तो सेम बात यहाँ पे लिखी है, हमें पता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, ऑन चेंजिंग फ्लक्स, ये जो हमारा फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, उसको अगर हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, बी को चेंज करा दो या ए को चेंज करा दो या थीटा को चेंज करा दो, तीनों को चेंज कराओ, दो को कराओ या कोई भी एक को कराओ, तब भी जाके तो फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि तीनों चेंज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली फाई भी चेंज हो रहा है। यानी फाई भी अगर चेंज करवाया हमने तो उसके कारण क्या होगा, ऑन चेंजिंग दी फ्लक्स करंट आई इज इंड्यूस्ड या फिर ईएमएफ, जिसको ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस होता है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। फैराडेज ऑब्जर्वेशन, फैराडे ने क्या बोला, तीन चीज से हम करंट को इंड्यूस करा सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा दो, या तो एरिया चेंज करा दो, या तो एंगल चेंज करा दो, बी और ए के बीच का थीटा चेंज करा दो, ठीक है। ये तीनों में से एक को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। यानी अगर फ्लक्स चेंज हुआ, ये कॉइल से लिंक जो है फ्लक्स वो चेंज हुआ तो हमें करंट मिल जाएगा और सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि करंट अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉइल के साथ जो लिंक है फ्लक्स, उसको चेंज कराना पड़ेगा। ए चेंज कर लो, बी चेंज कर लो या थीटा चेंज कर लो, ठीक है। अब उस पे से फैराडे सर ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे उस पे से उन्होंने दो लॉ निकाल दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बताता है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। करंट कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो तो देख लिया हमने कि कैसे इंड्यूस होगा करंट या ईएमएफ, कि जो भी हमारी कॉइल है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक है उसको अगर हम चेंज कराएंगे तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और बाद में करंट इंड्यूस होगा। तो वही लॉ लिखा है इन्होंने कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, किसके साथ, लिंक्ड विद द कंडक्टर, जो कॉइल थी उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो अगर चेंज होता है एंड तब क्या होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड देन इंड्यूस करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दी कंडक्टर। तो ये फर्स्ट लॉ है, सिंपल सा लॉ है कि जब भी हम कोई कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है उसको अगर चेंज कराते हैं तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगा और बाद में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से बताया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे ली है हमने, चेंजिंग ली है। क्यों चेंजिंग ली है, क्योंकि अगर कांस्टेंट लेते हैं तो फाई जो हमारा है वो चेंज नहीं होगा।
अगर चेंज नहीं होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट नहीं बनेगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने लेके रखी है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ली यानी कि फाई कैसा हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या होता था, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हमने क्या चेंज किया, बी चेंज किया, बी चेंज किया। तो ये जो हमारा रॉड है, उस कंडक्टर है, उसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रहा है क्योंकि बी चेंजिंग है। यानी कि इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। क्या इसमें से करंट फ्लो हो पाएगा, हम बोलेंगे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर क्लोज पाथ नहीं है। कंडक्टर हमेशा क्लोज पाथ में से ही फ्लो होता है। यानी कि इसमें से करंट तो इंड्यूस जो हुआ है वो फ्लो तो नहीं करेगा, लेकिन ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस तो आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लक्स चेंज कराया है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग लेके, ये लॉ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही लिखा है, इफ क्लोज लूप इज देयर देन इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर। अब इसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, यानी ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। वो तो डायरेक्शन जब आप ढूंढेंगे तब की बात है। लेकिन इन शॉर्ट एक चीज तो कंफर्म है कि ये अगर रॉड को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये प्लस माइनस। कोई बोलेगा यहाँ पे प्लस कर दो, कोई बोलेगा यहाँ पे माइनस कर दो, वो तो जब डायरेक्शन आएगा तब देख लेंगे। यानी कि ये रॉड अब क्या बन चुका है, बैटरी बन चुका है। क्यों बैटरी बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन था, स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सिंपल सी बात है, अगर हमें करंट को इंड्यूस करना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करवाएंगे तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा ये कॉइल के साथ, तब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगा। कैसे, जैसे कि ये हमारा कॉइल है, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है चेक करने के लिए कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं। तो ये कॉइल के पास में हमने ये मैग्नेट रख दिया। अगर मैग्नेट हमने स्टेडी रखा तो कुछ होगा नहीं। क्यों कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्टेडी जब होगा तब क्या होगा, इसमें से सपोज मान के चलते हैं एक ही फील्ड लाइन, दो ही फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी ये जो रिंग है उसके साथ कैसा मैग्नेटिक उसके साथ कैसा फ्लक्स लिंक हो रहा है, कांस्टेंट फ्लक्स। क्यों, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स भी कितना है, दो के बराबर है। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस कब होगा, फ्लक्स चेंज कराने पर। अगर इसको मैं धीरे धीरे पास में लाऊं या जल्दी से पास में लाऊं तो क्या होगा, पहले एक लाइन थी, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन, फिर चार लाइन, यानी बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हुई, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी चेंज हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हुई, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो ये लॉ के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लिखा है ना यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ कंडक्टर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि पास में ले जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो चेंज होती जाएगी, जिसके कारण इसका जो फ्लक्स है, ये कॉइल के साथ जो लिंक किया गया है फ्लक्स, वो चेंज होता रहेगा। चेंज होता रहेगा तो लॉ के हिसाब से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैग्नेट को स्टेडी रखो, इसको आगे पीछे ले जाओ, तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तब भी तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि अगर दोनों को, यानी कि कॉइल को हम v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं और ये बार मैग्नेट को भी हम v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, तब क्या इसके अंदर कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा, सॉरी करंट इंड्यूस्ड होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही है, नहीं चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस होने वाला नहीं है। सो आई होप ये जो फर्स्ट लॉ है, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है फैराडे का, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अगर कराएंगे कॉइल के साथ, लिंक जो कॉइल के साथ है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराएंगे तब कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि ईएमएफ या फिर करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड कैसे होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि उसका वैल्यू क्या, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, कितना करंट इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराने पर। तो उसके लिए उन्होंने सेकंड लॉ दिया। फर्स्ट लॉ क्या बताता था, कैसे ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराने पर। सेकंड लॉ क्या बताता है कि
जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो कितना मान होगा, तो सिंपल सी चीज है कि जितने ज्यादा रेट से हम फ्लक्स चेंज कराएंगे, वो जो कॉइल है उस पे जितने ज्यादा रेट से हम फ्लक्स चेंज कराएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक किसी कॉइल है, हमने मैग्नेट लिया, उसको ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यानी स्लोली जो फ्लक्स चेंज होने का रेट है वो स्लो है। अगर हमने फास्ट ऐसे ऐसे किया तो ये जो हमारी कॉइल है उसके साथ फ्लक्स चेंज होने का रेट अब बढ़ चुका है, यानी कि ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। तो वही बात लिखी है यहाँ पे कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा कि जितने ज्यादा रेट से हम फ्लक्स चेंज कराएंगे, डी फाई बाई डी टी यानी क्या, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जितने ज्यादा रेट से हम फ्लक्स चेंज कराएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। whatever EMF is induced is directly proportional to rate of change in flux linked with the coil। तो वही हमारा सेकंड लॉ है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो लिखा है the magnitude of induced EMF यानी कि E is directly proportional to क्या, rate of change in magnetic flux, किसके साथ, linked with the coil या linked with the conductor। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह इज इक्वल टू लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह 1 लिख देंगे, तो इस जगह E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और ये जो ईएमएफ आया उसे हम कौन सा ईएमएफ बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ यानी क्या, ईएमएफ कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि 2 सेकंड पे कितना ईएमएफ है, 10 सेकंड पे कितना ईएमएफ है, 15 सेकंड पे कितना ईएमएफ है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोल देंगे, ईएमएफ ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हमें जानना है कि 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो उसे हम बोल देंगे एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ यानी क्या, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई एक टाइम पीरियड के लिए कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको बोल देंगे ईएमएफ फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, 0 से लेके सपोज 3 सेकंड, ये कितने पे था, 3 सेकंड पे था, ये 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना, तो उसको बोल देंगे एवरेज ईएमएफ। और यहाँ पे डी की जगह डेल्टा कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे, यानी डेल्टा टी क्या होगा, 3 माइनस 0, ये कुछ फ्लक्स होगा। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने इक्वेशन देखा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, वही लिखा है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन कुछ बताता है, तो वही लिखा है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन बताता है ईएमएफ का। अब कैसे डायरेक्शन, वो तो लेंस लॉ जब आएगा तब समझ लेंगे, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव साइन आता है, वो डायरेक्शन बताता है, कुछ ऑपोज बॉपोज का कुछ खेल है, बाद में देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये लॉ हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें मैग्नीट्यूड बताता है, तो हम तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन की बात लेंस लॉ में करेंगे। तो इसका फाइनल इक्वेशन हमें याद रखना होगा, E इज इक्वल टू मॉड में डी फाई बाई डी टी, मॉड यानी क्या, माइनस साइन निकल गया, मॉड में डी फाई बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड है, माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन बताएगा, वो बाद में देखेंगे। तो ये इक्वेशन याद रखना है, मॉड में डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे ईएमएफ का कितना वैल्यू इंड्यूस्ड हुआ, डी फाई बाई डी टी जितना वैल्यू इंड्यूस हो गया, उसके कारण करंट भी इंड्यूस होगा। करंट किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो करंट का अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा, ओम्स लॉ क्या था, V बराबर आई आर, पढ़ के आए हम, V की जगह हम E सिंबल यूज कर रहे हैं ईएमएफ का, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम है। अच्छा, तो I की जगह E बाई आर कर दिया, आई को सब्जेक्ट बना दिया, E तो है हमारे पास डी फाई बाई डी टी और नीचे R है 1/R, तो इतना करंट हमारा इंड्यूस होने वाला है। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखने जरूरी है, E डी फाई बाई डी टी और इंड्यूस्ड करंट डी फाई बाई डी टी इंटू 1/R। ठीक है, अब यही चीज को न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है कि इफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन एज फाई टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, यानी फाई का इक्वेशन हमें देके रखा है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट 1 सेकंड, एट 1 सेकंड, एक समय पे, यानी इंस्टेंटेनियस हमें पूछा है ईएमएफ। और इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन क्या होता है, अभी देख चुके हैं, मॉड में डी फाई बाई डी टी। ठीक है,
तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ फाई का वैल्यू क्या है हमारा, फाई टी स्क्वायर प्लस 4t, पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। बस अब डिफरेंशिएशन अलग अलग दे देंगे, जैसे कि डी बाई डी टी ऑफ फाई टी स्क्वायर प्लस का साइन लगा दिया, डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस का साइन लगा दिया, डी बाई डी टी ऑफ 1। सिंपल सा कैलकुलेशन है। फाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t हमें पता है, तो 2t कर दिया हमने। बाद में 4 डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, ये 1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये हो गया हमारा 10t प्लस 4, ये हमें क्या मिला, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन मिला। हमें तो 1 सेकंड पे चाहिए ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ये इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे t का वैल्यू 1 पुट करने पर 10 इंटू 1 प्लस 4 यानी 14 वोल्ट, 1 सेकंड पे 14 वोल्ट जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एवरेज का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि दिया है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय, ये इक्वेशन से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 0 से लेके 2 सेकंड। 0 से लेके 2 सेकंड यानी क्या, 0 से लेके 2 सेकंड यानी एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, मॉड में डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होगा, फाई 2 माइनस फाई 0, 2 से लेके 0 सेकंड, और टाइम क्या होगा, t2 माइनस t0। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे t2 कितना है, 2 सेकंड माइनस 0, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, फाई 2 और फाई 0। तो पहले फाई 0 ढूंढ लेते हैं। फाई 0 कैसे ढूंढेंगे, फाई का फॉर्मूला दिया है, ये क्या है हमारा फ्लक्स, ये फ्लक्स है। फाई का फॉर्मूला देके रखा है, इक्वेशन देके रखा है। अब हमें क्या ढूंढना है, फाई 0 यानी 0 समय पर फ्लक्स कितना होगा, तो ये इक्वेशन में हम t बराबर 0 रख देंगे। तो ये 0 का स्क्वायर, ये 0 और ये 2, ये निकल जाएंगे, आंसर आएगा 2 वेबर। ठीक है, तो ये 2 वेबर हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम t बराबर 2 सेकंड पे फ्लक्स ढूंढेंगे, तो t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ पे जहां भी t है वहां पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 6 प्लस 2 16 वेबर, ये 16 वेबर यहाँ पे रख दिया है। 14/2 7 वोल्ट, यानी कि 0 से लेके 2 सेकंड के अंदर कितना होने वाला है हमारा होने वाला है ये ईएमएफ 7 वोल्ट के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब अभी हमने देखा था किसका, फैराडेस फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोला था, डी फाई बाई डी टी के हिसाब से, डी फाई बाई डी टी यानी जो भी कॉइल है उसके साथ अगर हम फ्लक्स चेंज कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बनेगा। कितना बनेगा, सेकंड लॉ ने बताया किसके बराबर होगा, डी फाई बाई डी टी के बराबर ईएमएफ होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, करंट जो बना उसका डायरेक्शन या ईएमएफ जो बना प्लस और माइनस कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो हमें लेंस लॉ बताता है। ठीक है, लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस ईएमएफ की या करंट की। लेंस लॉ हमें ये बताता है कि जो भी करंट इंड्यूस होगा या जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ऐसी डायरेक्शन में होगा जिससे करके जो करंट को बना रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है या ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, उसका जो कारण है उसको अपोज करेगा। ठीक है, वापस एक बार क्या बोलना चाहता है कि हमने कुछ फ्लक्स चेंज हुआ, कुछ करंट बना, ठीक है, करंट इंड्यूस्ड हुआ, वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, करंट को जिसने बनाया है उसका अपोज करता हुआ जो डायरेक्शन होगा उसमें करंट बनेगा। तो धीरे धीरे समझेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते, फिर एग्जाम्पल से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज। कौन सी डायरेक्शन में होगा, हमेशा वो डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड करंट जो के अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, कॉज का, जिसने उसे विच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट, जिसने उसको बनाया है उसका ही अपोज करेगा, वो डायरेक्शन में वो करंट बनाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेके रखी है, ठीक है, और एक कंडक्टिंग कॉइल देके रखा है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसके अंदर क्या करंट बनेगा, हम बोलेंगे नहीं बनेगा। करंट कब इंड्यूस्ड होता है, जब हम क्या करेंगे, ये कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है उसे चेंज करवाएंगे। हम फ्लक्स कैसे चेंज करवाएंगे, बी को हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। बात शायद से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये कैसी है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी चेंजिंग है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है हमारा, बी कैसा है, चेंजिंग, इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज हुआ तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से
करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब डायरेक्शन पूछा है, कैसी कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाला है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि करंट कब इंड्यूस होगा, जब कॉइल के साथ फ्लक्स का चेंज होगा, d∅dt फ्लक्स का चेंज होगा, तब वो करंट बनाएगा। यानी कि यहाँ पे करंट बनाने के पीछे किसका हाथ है, किसका कॉज है, कौन कारण है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कैसी? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज हुआ इसके साथ, जिसके कारण करंट बना। तो कॉज क्या हो गया? कॉज हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स इंक्रीजिंग है। अब ये इनवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड है, ये कॉज है, तो इसका अपोज करना है हमें, वो डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो कैसे करेंगे हम? इनवर्ड है इंक्रीजिंग, तो हम उसको इनवर्ड डिक्रीजिंग करेंगे। डिक्रीजिंग कैसे करेंगे? तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसके द्वारा, वो कैसी होगी? बाहर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, जो नया करंट बन आएगा वो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तभी जाके तो अपोज हुआ। ये कौन सा था हमारा? ये हमारा था 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, 7 टेस्ला, 8 टेस्ला, 9 टेस्ला। इंक्रीजिंग है, उसका अपोज करने के लिए जो करंट बनेगा वो इसका इंक्रीजिंग, अंदर की साइड इंक्रीजिंग का अपोज करेगा, ये डायरेक्शन में बना देगा। यानी ये डायरेक्शन, ये प्लस ये माइनस, यानी घटा देगा। यानी ये 5 टेस्ला, 2 टेस्ला, तो अंदर कितना हो गया? 3 टेस्ला, यानी अंदर डिक्रीज कर गया। यानी कि हम क्या करेंगे? ये डायरेक्शन में थंब रखेंगे, ये डायरेक्शन में थंब रखा तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड को डॉट से बता देंगे। बी डैश किसका है? जो इंड्यूस करंट होगा उसने बी डैश बनाया है। बस अब क्या करेंगे? थंब ऐसा रखा और फिंगर को कर्ल कर देंगे। फिंगर कौन सी डायरेक्शन में कर्ल हो रही है? ये डायरेक्शन में कर्ल हो रही है। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो वही लिखा है, ऑपोज कैसा करेगा? आई डैश विल बी सच दैट इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड बी डैश। बी डैश कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड्स। तो करंट आई डैश कौन सी डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एक और देखते हैं और अच्छे समझते हैं। इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि जो भी करंट बनेगा वो करंट हमेशा जिसने उसको बनाया है उसका अपोज करेगा, वो डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी बोर्ड के बाहर आ रही है, बोर्ड के बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर बाहर आ रही है। कैसी है? इंक्रीजिंग है। तो ये कैसी है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग कैसी है? आउटसाइड इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो आप कैसा क्या करेंगे? कौन बना रहा है करंट? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यानी बाहर अब 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, 7 टेस्ला, 10 टेस्ला बन रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट बन रहा है। तो अब इसका अपोज कैसे होगा? बाहर की साइड इंक्रीज है तो इसका अपोज करने के लिए अंदर की साइड वो बना लेगा। यानी जो भी करंट होगा, यहाँ पे कॉस क्या है? बी आउटवर्ड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अपोज कैसे करेगा? अंदर की साइड बना देगा। यानी आई डैश विल बी सच दैट इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यानी कि जो बी डैश होगा, जो करंट बन रहा है आई डैश, वो बी डैश ये डायरेक्शन में बनाएगा। तो उसके लिए थंब को हम कहाँ रखेंगे? ये डायरेक्शन में रखेंगे। फिंगर को कर्ल ऐसे कर देंगे, ऐसे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा आई डैश का डायरेक्शन। ठीक है, तो आई डैश विल बी क्लॉकवाइज। आई होप बात शायद से समझ में आ रही है। जो बना रहा है करंट, इंड्यूस कर रहा है करंट को, उसका जो कॉज है उसको अपोज कराना है, बस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बी कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी कांस्टेंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिंग है v वेलोसिटी से अंदर जा रही है, किसमें? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये अंदर जा रही है तो क्या कुछ इससे फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होने वाला है? क्या करंट इंड्यूस्ड होने वाला है? तो हम बोलेंगे हाँ, करंट इंड्यूस्ड होगा। कैसे? जैसे कि ये कॉइल यहाँ पे थी तो एक ही ये जो हमारा फील्ड लाइन है वो लिंक कर रही है, और अंदर गई तो ज्यादा फील्ड लाइन लिंक करेगी, और अंदर गई, पूरा अंदर घुस गया तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइन लिंक करेगी। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे पहले कम मैग्नेटिक फील्ड और अंदर गया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और अंदर गया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे कॉज क्या है करंट बनने का? वापस से ये कैसी फील्ड है? इनवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड। तो वही लिखा है, कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग इनसाइड। ठीक है, अब उसका अपोज करना है, जो इसकी वजह से करंट बनने वाला अपोज करेंगे। कैसे करेंगे? इनसाइड इंक्रीजिंग है तो बाहर की साइड बनाएगा, जो नया करंट बनेगा वो। यानी थंब को हम ये डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा बी डैश कैसा होगा? आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अपोज कैसे? आई डैश विल बी सच दैट इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और फिंगर को कर्ल करेंगे ये डायरेक्शन में, बाहर रख के ये डायरेक्शन में, तो हमारा आई डैश का डायरेक्शन ये हो जाएगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। आई होप बात शायद से आपको समझ में आ रही है, शायद से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब यही लेंस लॉ का और अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो क्लास 10th में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इसके अंदर हमने ये दो सिंबल देखे थे, अगर याद हो तो, एक नॉर्थ पोल का सिंबल और एक साउथ पोल का सिंबल, ठीक है। अब याद कैसे रखना है हमें कि अगर कोई कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, उसमें से अगर हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए तो वो साइड कॉइल की नॉर्थ पोल होगी, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होगी। और कॉइल में से अगर करंट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिख जाए तो वो साइड कॉइल की कैसी हो जाएगी, वो साइड कॉइल की साउथ पोल हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी सामने से हम देख रहे हैं तो आपकी सामने की साइड कौन सी है, नॉर्थ पोल है। और ये साइड, यहाँ ये बोर्ड वाली साइड कौन सी है, साउथ पोल है। क्यों साउथ पोल है, ये डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और सामने से अगर हम देखेंगे तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी साउथ पोल है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरे पीछे की साइड साउथ पोल होगी। नॉर्थ पोल कब बोलेंगे, जो साइड से करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज में घूमता हुआ दिखे वो साइड को नॉर्थ पोल और उसकी ऑपोजिट साइड को साउथ पोल बोल देंगे। या फिर जो साइड से करंट हमें क्लॉकवाइज में घूमता दिख जाए, जो साइड से हमें करंट कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज दिख जाए तो उसको साउथ पोल और दूसरी साइड को नॉर्थ पोल बोल देंगे। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। अब ये कंसेप्ट के बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखे रखा है कि एक बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे है, एक रिंग है और ये बार मैग्नेट v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो क्या इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, तो हम बोलेंगे हाँ होगा। कैसे होगा, फैराडे का सेकंड लॉ। क्या बोला था फैराडे ने कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तब कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। रिलेटिव मोशन मैंने बोला था कि एक रिंग है और एक बार मैग्नेट है, दोनों को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाए तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होने का कारण क्या है, जो भी कारण है उसका अपोज करना है। लेंस लॉ यही बोलता है। कारण है नॉर्थ पोल जो है वो पास में आ रहा है, ऊपर की साइड नॉर्थ पोल, ऐसे रिंग है, ये रिंग है, ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। ये कॉज है करंट बनने का। तो करंट बनने का कॉज ये है तो उसका अपोज कैसे करेंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाके। कॉज क्या है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, उसका अपोज करना है वो कॉज का, वो ऐसे करंट बनेगा तो नॉर्थ पोल को दूर जाना पड़ेगा। यानी नॉर्थ पोल को अगर दूर ले जाना है तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कॉज लिखा है, नॉर्थ पोल कम्स नियरर, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को अगर दूर ले जाना है तो ऊपर की साइड, रिंग के ऊपर की साइड क्या बनेगा, ऊपर की साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तभी जाके तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रिंग का ऊपर का नॉर्थ पोल रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी ऊपर भेजेगा। बात शायद से समझ में आ रही है, यानी कि ऊपर की साइड नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल जब भी बनता है तब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी करंट ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट आई डैश, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है ना। या फिर इसे ऐसे समझ लो कि ये जो हमारा कॉइल है ये ऐसे रिंग ऐसे है, इसको उठा के ऐसे कर दिया, इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो ये एरो ये डायरेक्शन में है, ऊपर का ये एरो और नीचे का एरो ये डायरेक्शन में। शायद से बात समझ में आ गई होगी। यानी टॉप साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो टॉप साइड पे से करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा और बॉटम साइड से क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे का साउथ पोल बन जाएगा। तो वही लिखा है, सो दैट एट द टॉप साइड करंट फ्लोज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वापस से वही बात पूछी है कि ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब साउथ पोल दूर जा रहा है v वेलोसिटी से और ये हमारी रिंग है, तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ। तो कैसे ढूंढेंगे, वापस से हम बोल देंगे कि यहाँ पे कॉइल और मैग्नेट के बीच का रिलेटिव मोशन है, तो जब भी रिलेटिव मोशन है रिंग के साथ फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो भी इसका कॉज है उसका अपोज करेगा। कैसे, यहाँ पे करंट इंड्यूस होने का कॉज क्या है, साउथ पोल पास में आ रहा है, यहाँ पे साउथ पोल पास में आ रहा है, ये कॉज है। इसका अपोज कैसे करेगा, ये इसका अपोज करने के लिए ऊपर इसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है एन पोल एट टॉप साइड, सॉरी ये तो दूसरा न्यूमेरिकल है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, एट टॉप साइड
N pole is created so that inside current flow is in anti clockwise direction. ये इसका ही है, सॉरी मेरा गलती हो गया। ये क्या है, साउथ पोल नीचे जा रहा है, ठीक है, साउथ पोल नीचे जा रहा है, इसका अपोज करना है हमें, इसका अपोज करना है। ये साउथ पोल v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, ये साउथ पोल v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कॉस क्या हो गया, कॉस क्या हो गया, कौन करंट बनाएगा, साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, उसका अपोज करना है, यानी साउथ पोल को पास में लाना है, साउथ पोल को पास में लाना है। पास में कैसे लाएंगे, टॉप साइड पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, तभी जाके उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या कॉस था, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो नॉर्थ पोल को दूर ले जाना था, तो ऊपर नॉर्थ पोल बन गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, वो कॉज है इसका, तो साउथ पोल को पास में लाना पड़ेगा। पास में कैसे लाएंगे, टॉप साइड नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी नॉर्थ पोल बन गया टॉप साइड, तो टॉप साइड पे से करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वही लिखा है, टॉप साइड पे से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक। अच्छा, और लास्ट है कि फ्री फॉल हो रहा है साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसमें भी करंट तो बनने वाला है, लेकिन 3 ऑप्शन दिए हैं कि ये जो फ्री फॉल है उसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा क्या जी के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे जी के बराबर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये फ्री फॉल करेगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। ये करंट कैसा इंड्यूस्ड होगा कि उसके कॉस को अपोज करेगा। कॉस क्या है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ऊपर की साइड नॉर्थ पोल बना देगा, यानी इसको रिपल्सिव फोर्स लगा देगा। यानी जो इसका ए का वैल्यू है वो फ्री फॉल में जी के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जी से कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फास्ट तो नहीं जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इसका जी से ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ पे आया, ये कॉइल पे आया, थोड़ा रिपल्सिव फोर्स लगा, यानी 9.8 से तो नहीं जाएगा, लेकिन उससे कम स्पीड में जाएगा। यानी पे लिखा हुआ एक्सेलरेशन कैसा होगा, 9.8 से कम हो जाएगा। ये रिंग है हमारी, ये फ्री फॉल किया तो नॉर्थ पोल बन गया। क्यों, एन पोल कॉज है पास में लाने का, तो ऊपर एन पोल बना दिया, रिपल्सिव फोर्स थोड़ा लगा, ठीक है। यानी कि जी का वैल्यू जी के वैल्यू से तो नहीं जाएगा, उससे कम वैल्यू से जाएगा, तो ए लेस देन जी, ठीक है। तो यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे हम जब बार मैग्नेट को छोड़ते हैं या फिर बार मैग्नेट को हम रिंग के ऐसे ऐसे करवाते हैं, फ्लक्स चेंज कराते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी के कारण यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, करंट, तो मैकेनिकल एनर्जी करंट में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये चीज हम लास्ट में जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा मोशनल ईएमएफ, जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये वर्ड पे ध्यान देना नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये खाली ईएमएफ याद रखना, ठीक है। मोशनल ईएमएफ यानी क्या, कि जब भी कोई भी कंडक्टर मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वो कंडक्टर के साथ फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होता है, जिसके कारण उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कंडक्टर के अंदर ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो मोशन में था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण इसको बोल देते हैं मोशन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो मोशनल ईएमएफ। तो वही लाइन लिखी है कि इफ एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कि ये रहा, moves inside the magnetic field, जो कि ये रही इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, with v velocity, ये रही v velocity से, then EMF is induced inside this conductor, यहाँ पे EMF इंड्यूस होने वाला है, and due to its motion, EMF is induced due to its motion, इसके मोशन के कारण इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मोशनल EMF। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मोशन में है, मोशन में है, यानी क्या, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था कम, अब यहाँ पे आया और ज्यादा हुआ, वापस कम हुआ, वापस ज्यादा हुआ, ऐसे करके ये कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होता रह रहा है, जिसके कारण इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा मोशन के कारण, इसलिए इसे हम मोशनल ईएमएफ बोल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी कि ये बैटरी बन चुका है, ये बैटरी बन चुका है। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई का वैल्यू कितना होगा, तो उसका इक्वेशन है, ई का वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा BVL, बी हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वी हो गया वेलोसिटी, एल हो गया हमारा कंडक्टर का लेंथ, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो डायरेक्शन हम पता लगाएंगे V क्रॉस B से, याद रखना डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, V क्रॉस B से। V क्रॉस B के लिए हम राइट हैंड लेंगे, V से B फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्लिंग द राइट हैंड फिंगर फ्रॉम V टू B, तो ई का डायरेक्शन मिल जाएगा। कैसे, ये हमारा V का डायरेक्शन, B कैसा है, इनवर्ड है, V क्रॉस B अंदर गया, ये हमारा V क्रॉस B, थंब जो बताएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल बताएगा, तो थंब जो बताएगा वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा,
ठीक है, यानी कि करंट का फ्लो यहां से शुरू होगा। फिलहाल तो ये क्लोज लूप नहीं है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा नहीं, इंड्यूस करंट फ्लो होगा नहीं। लेकिन डायरेक्शन कैसे पता लगाना है समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड कितना होगा, बीवीएल जितना, और डायरेक्शन कैसे, वी क्रॉस बी, थंब जो डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल हमें बता देगा। ठीक है, अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने रॉड लिया है उसको हम एक सी चैनल पे रख देंगे। ठीक है, सी चैनल पे रखा, ये तो मोशन में है, यानी कि वी क्रॉस बी किया, वी ऐसे है, बी अंदर है, थंब बताया ऊपर, अब ये क्लोज लूप हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, हियर करंट विल नॉट इंड्यूस्ड एज कंडक्टर इज नॉट अ क्लोज लूप। क्लोज लूप है नहीं तो करंट इंड्यूस होगा नहीं। अगर करंट को फ्लो कराना है तो क्या करेंगे, इफ यू विल प्लेस द कंडक्टर ऑन सी फ्रेम, ये रहा हमारा सी फ्रेम, देन इंड्यूस करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात थी वो इंपॉर्टेंट किसके लिए थी, कि जब बी, वी और एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। वापस एक बार, ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब हमारा बी अंदर है, ये वी हमारा परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, और एल हमारा वी के परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तभी जाके हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीवीएल लगा सकते हैं। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करेंगे वो आगे देख लेंगे। ये इक्वेशन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जब बीवीएल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तभी होंगे। अच्छा, अब ये BVL आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। और जो मैंने नोट बोली थी अभी वो यहाँ पे लिखी है, E इज टू BVL, ये जो है ये एप्लीकेबल है कब, जब BVL तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए BV और L के बीच का, तभी पॉसिबल है ये इक्वेशन। ठीक है, तो E इज टू BVL कैसे करेंगे, ये एक रॉड ले लिया, उसको किस पे रख दिया हमने, C चैनल पे रख दिया, ये लेंथ रॉड का कितना ले लिया, L ले लिया, रॉड कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, V वेलोसिटी से जा रहा है, मान के चलते हैं कि t बराबर 0 पे ये रॉड यहाँ पे था और t बराबर t पे ये कुछ छोटा सा dx डिस्टेंस तय कर कर यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर मैंने एरिया चेंज कराया, यहाँ पे पहले इतना एरिया था फिर इतना एरिया हो गया, एरिया चेंज हुआ तो ये कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो डी फाई बाई डी टी के हिसाब से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, करंट इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इतना कुछ इसने डिस्टेंस चेंज काटा, यानी कि एरिया चेंज हुआ, ये छोटा सा एरिया डीए जितना चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस्ड हो गया। डीए किसके बराबर होगा, डीए किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू ये कितना है डीएक्स, तो वो लिख लिया एल इंटू डीएक्स। इतना एरिया हमने चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हमें ईएमएफ चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी है, ड्यू टू चेंज इन एरिया फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर विल चेंज, समझ में आ गया, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड देन करंट इंड्यूस्ड एंड इट विल फ्लो। अच्छा, अब कितना करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो कैसे ढूंढेंगे, फेराडे सेकंड लॉ किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू मॉड में डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन लेंस लॉ बताता है हमको कि अपोज करता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, डी फाई बाई डी टी, सो E इज इक्वल टू फाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। ठीक है, बी ए हमने देखा था, फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, बी डॉट ए था, बी डॉट ए, बी थीटा का वैल्यू कितना होगा इसमें, यहाँ पे ये हमारा एरिया है, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कैसा है, अंदर की साइड लेते हैं, मानते हैं बाहर की भी साइड ले सकते हो, अंदर की साइड है, एरिया वेक्टर अंदर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड है, यानी ए और बी के बीच का एंगल 0 cos 0 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है बी ए cos 0। ठीक है, तो बी ए, शायद से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे बी तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर एरिया चेंज हो रहा है डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं, डीए का वैल्यू रख देंगे, डीए का वैल्यू कितना है, डीए का वैल्यू एल इंटू डी एक्स, तो ये डीए का वैल्यू एल इंटू डी एक्स रख दिया, डिवाइडेड बाय क्या है, डी टी है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बी एल एज इट इज एक्स बाई टी, एक्स किस में होता है मीटर, टी किस में होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह हमने क्या लिख लिया, वी, तो ये हमारा प्रूव हो गया बी एल वी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नोट्स है, बी ए कॉस थीटा साइन 0 जो अभी हमने देखा, बी और ए सेम डायरेक्शन में जो अभी हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसमें, और ये नोट याद रखना कि बीवीएल का पॉसिबल है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब। अब देख लेते हैं कि अगर तीनों
म्यूचुअल, चलो पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो कौन सा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सिंपल सा है कि एक रॉड देके रखा है 2 मीटर का, स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट ऑन द रेल। जो रेल है सी चैनल, उसमें स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट ये डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी देके रखी है हमें। ठीक है, क्या ये डायग्राम देके रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 ये देके रखा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। इनवर्स लिख लेना आप लोग। रेजिस्टेंस ऑफ द रेल इज 100 ओम, यानी ये जो रेल है उसका रेजिस्टेंस देके रखा है 100 ओम है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसमें भी इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो पहले ईएमएफ ढूंढ लेंगे। ईएमएफ कैसे ढूंढेंगे, E = BVL, बी देके रखा है, V देके रखा है, ये L देके रखा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन, E का वैल्यू 5 वोल्ट आ गया, हमें तो करंट चाहिए। करंट कैसे ढूंढेंगे, ओम्स लॉ, V = IR, E = IR, I = E/R। E ढूंढा 5, रेजिस्टेंस देके रखा है तो डिवाइडेड बाय 10 0.05 एम्पियर। अब क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे, अभी हमने नोट में देखा था V क्रॉस B। V कैसा है, ये डायरेक्शन में B कैसा है, अंदर V क्रॉस B, थंब बताता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो थंब बताता है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे यानी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शायद से ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर BVL अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि तीनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, तब क्या होगा, तब BVL वाला फॉर्मूला काम आएगा नहीं। तो वही हम देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ, तब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, V क्रॉस B इंटू L। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो BVL, अगर नहीं है तो V क्रॉस B इंटू L। इसका डेरिवेशन भी बोर्ड में घनी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड ले ली, लेंथ रॉड का ऐसे ले लिया हमने जो कि थीटा एंगल पे है, और ये रॉड ये वेलोसिटी से ये डायरेक्शन में जा रहा है अल्फा एंगल पे, यानी कि B, V और L परपेंडिकुलर है नहीं। तब कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या फिर कितना, हाँ ये करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रॉड है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी बहुत सारे चार्जेस है, तो उसको मैंने बोल दिया Q। इलेक्ट्रॉन के लिए E, बहुत सारे चार्जेस है। अब ये जो चार्ज है या फिर ये जो रॉड है, दोनों एक ही बात है। रॉड के अंदर चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हाँ बनाता है। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम। तो वही बात लिखी है, where there is a magnetic field, electric field is also present, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा, तो सो हियर चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मौजूद है। यानी कि इसके अंदर जो चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर लगने वाले हैं, क्योंकि जो B है वही E है, E ने ही तो B को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, सो चार्ज विल एक्सपीरियंस इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी Fe = Fb। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था Q × E जितना, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, Q V क्रॉस B। ये भी हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस में। ठीक है, Q V क्रॉस B जितना फोर्स लगता है। अच्छा, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा V क्रॉस B। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर याद हो तो, क्या, पोटेंशियल इज चेंजिंग इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर याद हो तो, और साथ में नेगेटिव साइन लगाया था यहाँ पे और बोला था पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन शॉर्ट ये इक्वेशन पढ़ा था, dV = dr, यानी पोटेंशियल चेंज हो रहा है कौन किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे dr हमारा कौन सा है, डायरेक्शन है हमारा। यहाँ रॉड में, ये जो रॉड है उसका लेंथ L है, तो हम DL मान लेंगे dr की जगह, तो हमने dr की जगह DL लिख लिया। ये तो क्या हमें मिला, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, ये रॉड का EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो, तो हम छोटे सा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंटीग्रेट करा देंगे पूरी लेंथ में, तो टोटल EMF मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लिया हमने। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लिया तो dV सारे टोटल V बन जाएंगे, और E का अभी हमने इक्वेशन देखा था
V क्रॉस B, तो ये हमने V क्रॉस B लगा दिया, साथ में DL लगा दिया, DL V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL, सारे छोटे छोटे DL 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 ज्वाइन करते करते जाएंगे तो टोटल लेंथ L मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लेंथ L हमने बना दिया। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, जब VB एक दूसरे के या फिर L एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तब। अगर परपेंडिकुलर है तो BVL। उसमें से 3 कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें याद रखने हैं। कौन सा है कि व्हेन BVL आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या बोल देंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर है तो क्या बोल देंगे हम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो BVL। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा केस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो E V क्रॉस B इंटू L, डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे EMF की, V क्रॉस B से, उससे करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर V और B पैरेलल है यानी VB साइन थीटा होगा ना, VB साइन थीटा, V क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो साइन थीटा, पैरेलल है यानी एक ही डायरेक्शन में, थीटा कितना है 0 है, साइन 0 0, जब कुछ भी EMF इंड्यूस होगा नहीं। तो लिखा है व्हेन BVL आर पैरेलल देन जो भी EMF इंड्यूस होगा वो 0 के बराबर होगा। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, मोशनल EMF, यानी रॉड जब मोशन में होता है लीनियर डायरेक्शन में तब कितना EMF होता है BVL, जितना अगर परपेंडिकुलर है तीनों क्वांटिटी तो। लेकिन अगर वही रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगा तब कितना EMF प्रोड्यूस होगा, तो तब EMF उसका प्रोड्यूस होगा B ओमेगा L²/2 के बराबर। अगर लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो BVL, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए वरना V क्रॉस B इंटू L। और अगर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो EMF इसके बराबर इंड्यूस होगा। इसका डेरिवेशन भी पूछते हैं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, L होगा रॉड का लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक रॉड फिक्स्ड है, L लेंथ का रॉड A पॉइंट पे फिक्स है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो उसके साथ भी फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है। कौन सा, जो लिख के रखा है बोर्ड पे। हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, V इज टू आर ओमेगा, जहां पे R होगा रेडियस, ठीक है। V क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी, R ओमेगा, R हो गया रेडियस। यहाँ पे लेंथ कितना है रॉड का, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो रेडियस किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। तो हमने लिख लिया V इज टू L ओमेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये रॉड ऐसे घूम रहा है, अगर लीनियर मोशन में होता तो हम ये इक्वेशन लगा पाते, यहाँ पे लीनियर मोशन में है नहीं तो ये वाला इक्वेशन लगेगा नहीं, तो हम कुछ भी करके ये इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो रॉड है उसके x डिस्टेंस दूर जाकर एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर कर देंगे। क्या करेंगे, x डिस्टेंस दूर जाकर एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर कर देंगे। अब ये dx जो है छोटा सा एलिमेंट है, वो v वेलोसिटी से जाएगा ऊपर करीब करीब, अब ये लीनियर मोशन करेगा। आई होप बात समझ में आ रही है। क्या किया हमने, छोटा सा एलिमेंट ले लिया x डिस्टेंस पे, छोटा सा dx। अब ये इसका वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में होगा यानी करीब करीब लीनियर मोशन करेगा। अगर इसने लीनियर मोशन किया करीब करीब तो हम ये इक्वेशन अब लगा पाएंगे। बात शायद से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ऐसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है टेक एलिमेंटल लेंथ dx एट डिस्टेंस x, x पे हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, इसको थोड़ा एनलार्ज किया है, dx को यहाँ पे बड़ा बना दिया, ठीक है। v वेलोसिटी करीब करीब लीनियर मोशन है, b मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे लिया है, x डिस्टेंस पे लिया है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v इज इक्वल टू L ओमेगा। इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एलिमेंट की, v इज इक्वल टू L क्या था, ये पूरा लेंथ था, यहाँ पे लेंथ क्या है, ये हमारा रेडियस ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा dx हो गया, तो x इंटू ओमेगा। बात शायद से समझ में आ रही है। पहले क्या था, L लेंथ था, ठीक है, तो L इंटू ओमेगा था। अब ये dx तो कुछ लेंथ है नहीं, एलिमेंटल लेंथ है, तो अब x इंटू ओमेगा। शायद से बात समझ में आ रही है। अच्छा, और ये L किसके बराबर है, अब L किसके बराबर है, dx के बराबर है, तो L dx के बराबर है। यानी कि अब ये रॉड करीब करीब लीनियर मोशन कर रहा है, यानी कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं E इज इक्वल टू BVL। यानी कि छोटे से रॉड का कितना छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पहले वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। बाद में इंटीग्रेट करा देंगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो छोटा सा पोटेंशियल DE किसके बराबर होगा,
बी जो हमने एज इट इज लिख लिया, वी की जगह हमने क्या लिखा छोटे से रॉड के लिए, वी की जगह एक्स इंटू ओमेगा, एक्स इंटू ओमेगा, बी वी एल, एल क्या है हमारा डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स लिख लिया बस। तो ये क्या मिल गया, छोटा सा ईएमएफ, छोटे से रॉड की वजह से, छोटे से एलिमेंटल रॉड की वजह से छोटा सा ईएमएफ। ऐसे छोटे छोटे डीएक्स 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 हम कहां से कहां तक ऐड करा देंगे, 0 से लेके एल तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। तो वही किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके ई करेंगे, यहाँ पे 0 से लेके ई, ठीक है, 0 से लेके एल, तो डी 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 ऐड करते टोटल कैपिटल ई, टोटल ई आ जाएगा ईएमएफ पूरे रॉड का, बी और ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, क्या वेरी कर रहा है, एक्स, क्यों एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स, दूसरे के एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स, दूसरे के एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स, तो एक्स वेरी कर रहा है, एक्स डीएक्स। बस अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू 1 का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके एल। अब ये 2 को बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पहले एक्स की जगह एल और माइनस एक्स की जगह 0, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 0 निकल जाएगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ये हमने डिराइव कर दिया है। और इसका डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, ये घूम रहा है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो चल रहा था लीनियर डायरेक्शन में तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, डायरेक्शन वी क्रॉस बी से फाइंड करते थे, यहाँ पे भी वी क्रॉस बी लगा देंगे। वी क्रॉस बी कैसे करेंगे, ये रहा हमारा ऊपर वी, ये बी, ठीक है, वी बी, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। वापस एक बार, ये डीएल एलिमेंट लेंथ है, ये हमारा वी, ये बी अंदर, थंब ये साइड यानी पॉजिटिव टर्मिनल थंब बता देगा हमें, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, ईएमएफ का वैल्यू होगा, ये जो बैटरी होगी उसका ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कोई ने हमें पूछ लिया फाइंड करो वीए माइनस वीडी, वी ए माइनस वी डी फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी डी यानी ई पे ज्यादा पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल, वी पे 0 पोटेंशियल, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 यानी प्लस में आंसर आ जाएगा वी ए माइनस वी डी का। कोई ने पूछा कि वी डी माइनस वी ए करो, वी डी माइनस वी ए करने पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस ये, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। आई होप बात शायद से समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिखा है, वीपी माइनस वीडी ढूंढना है हमें, यानी कि ये रॉड पे यहाँ पे मैंने पी पॉइंट बनाया है, वीपी माइनस वीडी, ये दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ये हमारा आधा लेंथ है एल बाई 2 से लेके एल, एल बाई 2 से लेके एल, ठीक है, और थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो आंसर आ जाएगा 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, करंट कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है, डी फाई बाई डी टी के हिसाब से करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस यानी क्या, इसमें भी करंट इंड्यूस होगा लेकिन खुद से इंड्यूस होगा। किस में इंड्यूस होगा, इंडक्टर में इंड्यूस होगा। तो जब इंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपने आप से सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर जो है वो एक सर्किट का एलिमेंट है, इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट, किसके जैसा, रेजिस्टर जैसा या फिर कैपेसिटर जैसा, इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है। तो जब इंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं वो भी होना चाहिए चेंजिंग, क्योंकि चेंजिंग करंट पास कराएंगे तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इंडक्टर में से जब हम करंट पास करते हैं चेंजिंग, तब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस, ये फिनोमिना को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। अब वापस से कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए, कौन से ऑब्जर्वेशन, ये हमारा हो गया इंडक्टर। अगर इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं तो कोई भी नया करंट इसमें बनता नहीं है, इंड्यूस नहीं होता नया करंट। लेकिन अगर इंडक्टर में से, इंडक्टर यानी कि ऐसे वाउंडेड वायर हम कंसिडर कर सकते हैं, इंडक्टर में से हम वेरिएबल करंट अगर पास कराते हैं तब इंडक्टर के अंदर नया करंट आई डैश इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम सेकेंडरी करंट बोलते हैं। जो वेरिएबल करंट हमने पास कराया उसे प्राइमरी करंट बोल देंगे, और वेरिएबल चेंजिंग करंट के कारण, वेरिएबल करंट के कारण, प्राइमरी करंट के कारण जो भी नया करंट बनेगा इसके अंदर, जिसको सेकेंडरी करंट बोलेंगे, उसे इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। और ये जो फिनोमिना है कौन सी, कि चेंजिंग करंट पास कराने पर इंडक्टर में खुद से एक नया करंट बन जाता है, वो फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल देंगे। तो वही बात लिखी है, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग न्यू करंट यानी आई डैश, कब, व्हेन वेरिएबल करंट is passed through the inductor is called as self inductance, जिसका सिंबल होता है कैपिटल L। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर वेरिएबल करंट हमने पास कराया तो इसके अंदर कुछ हुआ होगा, वो देख लेंगे, तो कुछ नया करंट बना। अब ये नया करंट जो बना उसका डायरेक्शन कैसे ढूंढे हम,
तो उसका डायरेक्शन ढूंढने के लिए सिंपल सी दो चीज हमें देखनी पड़ेगी जो कि लेंस लॉ पे बेस होगी। लेंस लॉ क्या बोलता है कि जिसने करंट बनाया है जिसका जो कारण है उसका ही अपोज करना है, ठीक है। तो उसके लिए लेंस लॉ का यूज करेंगे। डायरेक्शन हमें ढूंढना है सेल्फ इंड्यूस करंट का, लेंस लॉ से ढूंढेंगे। कैसे? जैसे कि ये इंडक्टर है, इंडक्टर में से हमने इंक्रीजिंग करंट फ्लो किया, ये डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर क्या होगा, एक नया करंट बनेगा। कांस्टेंट करंट अगर दिया, कांस्टेंट करंट दिया तो कुछ करंट बनेगा नहीं, वेरिएबल करंट देना पड़ेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहां से इंक्रीजिंग करंट हमने दिया, यानी ये डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कुछ करंट इंड्यूस्ड होगा आई डैश। कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसका कॉज क्या है, ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो उसका अपोज कैसे करेगा, ये डायरेक्शन में बन जाएगा। यानी ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्शन बना, यानी कि ये डायरेक्शन में अब डिक्रीज कर रहा है करंट। पहले 5 एम्पियर का बना, 5 6 7 8, इसने क्या बना दिया, 2 एम्पियर का बना दिया। 2 एम्पियर का बनाया यानी 5 और 2 3 एम्पियर ही रहा, यानी अपोज हो गया। पहले बढ़ रहा था, अब ये डायरेक्शन में करंट बन गया तो इसका अपोज हो गया, घट रहा है करंट। शायद से बात समझ में आ गई होगी। यानी इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगा, अपोजिंग द इंक्रीज करंट। ये इंक्रीज करंट दिया तो इंड्यूस अपोज करेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट विल ऑलवेज अपोज द इंक्रीजिंग करंट, ठीक है। अगर हमने ये डायरेक्शन में डिक्रीजिंग करंट दिया, ये डायरेक्शन में डिक्रीजिंग यानी कि वापस से कैसा करंट दिया, वेरिएबल करंट दिया, डिक्रीज कर रहा है, चेंज तो कर रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग करंट दिया, तो करंट इंड्यूस होने वाला है कौन सी डायरेक्शन में होगा, कॉज क्या है, ये डायरेक्शन में डिक्रीजिंग करंट है, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन में करंट बन गया तो और डिक्रीज हो जाएगा, ये डायरेक्शन में तो सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो करंट कैसा बनेगा, यही डायरेक्शन में बनेगा। ये डायरेक्शन में बन रहा है डिक्रीजिंग, 5 4 2 3, मर रहा है करंट, तो ये क्या करेगा, तू ये डायरेक्शन में मर रहा है, मैं तेरा अपोज करूंगा, मरने नहीं दूंगा तेरे को, ये डायरेक्शन में और जिंदा करूंगा, यानी ये करंट आई डैश यही डायरेक्शन में बन जाएगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। बात शायद से समझ में आ रही है। यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा सपोर्ट करेगा किसको, डाइंग करंट को, डिक्रीजिंग करंट को। कैसे, वही डायरेक्शन में करंट बना के, तो वही लिखा है सपोर्टिंग डाइंग करंट। डिक्रीजिंग करंट जा रहा है तो उसका अपोज कैसे करेगा, डिक्रीज नहीं करने देगा, इंक्रीज करा देगा, यानी यही डायरेक्शन में करंट बना देगा। अगर ये डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ये डायरेक्शन में डिक्रीज कराने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये आप बता रहे हो कि करंट इंक्रीजिंग करंट डाला तो ये डायरेक्शन में बना, डिक्रीजिंग करंट डाला तो ये डायरेक्शन में बना, पहले तो बना क्यों, ऐसा तो क्या हुआ, तो वही फ्लक्स चेंज हुआ। कैसे फ्लक्स चेंज हुआ, तो वो समझने के लिए इंडक्टर का हम एक टर्न ले लेते हैं। ये इंडक्टर का एक टर्न है ना, ऐसा होता है इंडक्टर, तो एक टर्न हमने ले लिया, ये एनलार्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे, थंब ये डायरेक्शन में है, कॉल किया फिंगर को, यानी इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये इनसाइड बनाया है। बात शायद से समझ में आ रही है। वापस एक बार, ये टर्न ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, यानी कि ये आई ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे, थंब को हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, कर्ल करते हैं, तो ये डायरेक्शन होगा, यानी कि यहाँ से इनसाइड होगा, यानी एक रिंग ले ली, यहाँ से इनसाइड होगा। शायद से बात समझ में आ गई। और ये जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड इंक्रीज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा के हिसाब से, बी इंक्रीज कर रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, यानी फ्लक्स भी चेंज होगा। ये कॉइल थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ तो डी फाई बाई डी टी के हिसाब से इसमें करंट इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेंस लॉ लगा लो। कैसे लेंस लॉ, यहाँ पे क्या है, कॉस क्या है, कॉस क्या है, इनवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड, अंदर की साइड इंक्रीजिंग फील्ड इंक्रीज हो रही है जिसके कारण करंट बन रहा है। तो जो नया करंट बनेगा वो कॉस को अपोज करेगा। कैसे, अंदर इंक्रीज कर रहा है, करने नहीं देगा, बाहर फील्ड बनाएगा। बाहर फील्ड बनाया है, बी डैश आउटवर्ड बनाया, फिंगर को कर्ल करो, कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। यानी कि अगर इंक्रीजिंग करंट मैंने भेजा तो उसका अपोज कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बना के। शायद से बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से डिक्रीजिंग का देख लेंगे। डिक्रीजिंग में भी करंट अंदर की साइड अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक टर्न की बात कर रहे हैं, अंदर की साइड डिक्रीज हो रहा है। अंदर की साइड डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे तो बना नहीं पाएगा, बाहर की साइड तो बना नहीं पाएगा। अंदर की साइड डिक्रीज हो रहा है तो अंदर की साइड ही जो करंट बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, यानी कि इनसाइड ही बनाएगा। और फिंगर को कर्ल करेंगे तो वही डायरेक्शन में करंट बन जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग करंट ये डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट भी ये डायरेक्शन में बन जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, शायद से कंसेप्ट क्लियर है आपका। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। जो हमने इंडक्टेंस देखा, एल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी बोलते हैं उसको,
उसका फॉर्मूला होता है n phi बाई i, n नंबर ऑफ टर्न, phi फ्लक्स और i करंट। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लिया है जिसके पास n टर्न है। ये n टर्न में से एक टर्न के साथ फ्लक्स कितना लिंक है, phi लिंक है। तो टोटल n टर्न के साथ कितना होगा, टोटल n टर्न के साथ फ्लक्स n इंटू phi होगा। तो वही लिखा है, फ्लक्स थ्रू वन टर्न इज phi, सो फ्लक्स थ्रू n टर्न इज n इंटू phi। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब दूसरी एक चीज हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। कैसे? जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बिन बना तो BA के हिसाब से, BA cos थीटा के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बना तो फ्लक्स भी बढ़ा। यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तो वही लिखा है phi t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 के बराबर मान के चलो। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस बार L लिया है, ठीक है। phi t इज इक्वल टू L इंटू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L लगा दिया। L को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, ये जो इंडक्टर है उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है। किस तरीके का उसका शेप और साइज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल गया। ये फर्स्ट में phi t है, सेकंड में भी phi t है। 1 बराबर 2 कर दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो वही किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू Li इज इक्वल टू n phi, Li इज इक्वल टू n phi। यहाँ पे L को सब्जेक्ट बनाओ, n phi बाय I जो हमने डिराइव कर दिया है। अब इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो n का तो यूनिट लेस है, नंबर ऑफ टर्न है, phi होता है वेबर में, I होता है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर हेनरी बोलते हैं, जिसे कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा था कैपेसिटर का ऐसा यूनिट, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट, ठीक है, फराड, फराड को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ऐसे ही इसका ये यूनिट है हेनरी। अब इस पे से हम L की डेफिनेशन पता लगाएंगे। L की डेफिनेशन कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ से हमने कैसा करंट पास किया, चेंजिंग करंट पास किया। कैसा? चेंजिंग करंट पास करने के कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ कोई भी डायरेक्शन में। सबसे पहले EMF इंड्यूस होगा। EMF किसके बराबर इंड्यूस होगा, फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से, d phi बाई dt के हिसाब से। यहाँ पे phi टोटल का वैल्यू हमारे पास है Li, तो यहाँ पे हमने Li कर दिया। L हमेशा कांस्टेंट, di बाई dt। इस पे से हम लिख पाएंगे, L को सब्जेक्ट बनाया तो E बाई di बाई dt हो गया। इस पे से हम L को डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस को। कैसे? कि अगर जो इंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है। कितना है? 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है करंट। di बाई dt यानी क्या, करंट के चेंज होने का रेट कितना है, 1 एम्पियर पर सेकंड है। तो ये नीचे का टर्म 1 हो गया तो L बराबर E हो गया, L बराबर ही हो गया। तो जब इंडक्टर में से करंट फ्लो होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकंड है, तब वो इंडक्टर के अंदर जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा L के बराबर, यानी इंडक्टेंस के बराबर होगा। ये डेफिनेशन हो गया। तो ये लिखा है, इफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, ये 1 हो गया तो L बराबर E, तब जो भी अंदर EMF इंड्यूस होगा इंडक्टर में वो किसके बराबर होगा, या फिर वो उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे इंडक्टेंस। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। और ये E जो है L di बाई dt, ये इक्वेशन याद रखना, इंडक्टर के अंदर कितना EMF इंड्यूस्ड होता है, L di बाई dt के बराबर। एक्चुअल में यहाँ पे माइनस साइन आता है। क्यों माइनस साइन आता है? अपोज करता है इसलिए। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे याद रखना। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं हम एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल समझने के लिए। क्या है? वन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, यानी L देके रखा है एज शोन इन फिगर। ठीक है, इन फिगर इज गिवन इन विच करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे di बाई dt का वैल्यू देके रखा है 4 एम्पियर पर सेकंड है, एम्पियर पर सेकंड है। ठीक है, 4 एम्पियर पर सेकंड है, यानी कैसा करंट है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है, क्योंकि हर सेकंड पे 4-4 एम्पियर बढ़ रहा है। तो ये कैसा करंट है, इंक्रीजिंग करंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग करंट है। तो पूछा है पहला इंड्यूस्ड EMF, तो इसके अंदर इंक्रीजिंग करंट है तो EMF इंड्यूस होगा। कितना EMF इंड्यूस होगा? अभी हमने देखा था L di बाई dt के बराबर, ये हो गया हमारा L di बाई dt के बराबर। डायरेक्शन ढूंढना है तो माइनस करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड चाहिए तो L di बाई dt, तो L का वैल्यू 2 देके रखा है, di बाई dt 4 है, तो ये EMF कितना हो गया, 8 वोल्ट के बराबर हो गया, यानी इसके अंदर कुछ EMF आ चुका है। दूसरा क्या पूछा है, VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? एक चीज तो कंफर्म है कि ये 2 पॉइंट के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितना होगा, 8 वोल्ट ही होगा, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, करंट इंक्रीजिंग है, जो अभी हमने देख लिया। तो इंड्यूस करंट होगा जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इंक्रीजिंग है तो अपोज करेगा, ये डायरेक्शन में बनेगा, यानी करंट ये डायरेक्शन में बनेगा। ये डायरेक्शन में बना यानी बैटरी में से करंट ऐसे निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब VA माइनस VB पूछा है, 8 वोल्ट का मतलब क्या निकलता है, ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, यानी नेगेटिव है तो 0, पॉजिटिव है तो 8। पूछा है VA माइनस VB तो 8 माइनस 0 यानी 8 वोल्ट। अगर पूछा होता VB माइनस VA तो 0 माइनस 8 आंसर आता। ठीक है। अच्छा, यही चीज को हम KVL लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा डायग्राम यहाँ पे हमने बना दिया, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। KVL में क्या कंसीडर करते थे, पाथ कंसीडर करते थे, तो एक डायरेक्शन में पाथ हमने ले लिया, ठीक है। करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे अब क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हम लॉ पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वही चीज करनी है, कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, VA के बराबर मान लिया, ठीक है। आगे करंट बढ़ा, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर में कितना होता है EMF LdI/dt जितना, साथ में माइनस साइन लगाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि ये अपोज करता है लेंस लॉ के हिसाब से, तो हमेशा इंडक्टर दिखे तो माइनस साइन लगाना जरूरी है जब भी हम KVL यूज करेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल VA, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस LdI/dt, ये दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो VB के बराबर होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस VB इक्वल्स टू 0 KVL। तो यहाँ पे पोटेंशियल VA माइनस LdI/dt किसके बराबर होगा, VB के बराबर। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 होगा, 5 माइनस 2 वही लिखा है ना, 5 2 किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे VB को यहाँ लेंगे तो VA माइनस VB इक्वल्स टू LdI/dt, LdI/dt वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो VA माइनस VB, L 2 दे के रखा है, ये dI/dt 4 तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये भी शायद से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी हमने क्या देखा, L का वैल्यू N∅/I, याद हो तो L का वैल्यू अभी देखा, L इज इक्वल टू N∅/I देखा हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे सेम L का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए, अब देखेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखेंगे। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, इंडक्टर के लिए था, सिंपल इंडक्टर के लिए था। अब लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखेंगे, यानी क्या कि सोलेनॉइड भी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ही तो है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के लिए L का वैल्यू क्या होगा, जो इसके बराबर होगा, ये देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड ले लिया जिसका लेंथ L के बराबर मान लिया, नंबर ऑफ टर्न N ले लिए। एक जो हमारा टर्न है उसके साथ 5 फ्लक्स लिंक होता है, यहाँ पे चेंजिंग करंट होगा, चेंजिंग बढ़ता हुआ या कम होता हुआ करंट होगा, 5 है, ठीक है। अब ये जो हमारा एक जो टर्न हुआ उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। और ये जो रिंग है उसका रेडियस R के बराबर मान के चल लिया, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था एक चीज कि सोलेनॉइड में से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अगर याद हो तो यहाँ पे लिखी है हमने μ0 Ni, इसका डेरिवेशन में भी हमने देखा था। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, μ0 Ni, जहां पे N क्या होता था, याद हो तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसपे से कैपिटल N का वैल्यू ये हमें मिल गया, ठीक है। I क्या है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस वगैरह ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो देख लेंगे, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न से क्या होगा, 5B.A, तो 5B डॉट को निकालेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे थीटा V और A के बीच का एंगल है। यहाँ पे A तो ये डायरेक्शन में है, B कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो क्या करेंगे, ये करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, ये रिंग ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, हमने थंब ऐसे रखा तो कैसा होगा, ये रिंग ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे रखा थंब, ये ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, तो करंट ऐसे है तो ऐसे रखा, तो ये साइड ही जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे ही बनने वाली है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात शायद से समझ में आ रही है। क्या किया हमने, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, ऐसे कर्ल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यानी A और B के बीच का एंगल कितना है, 0 है, 0 है cos 0 1, तो cos 0 1 डायरेक्ट BA लिख लिया, यहाँ पे कहाँ लिखा है, डायरेक्टली BA लिख लिया,
ठीक है। बी कितना है, सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई लिख लिया। ए क्या है, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये रिंग का रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये तो एक टर्न की वजह से हुआ, टोटल कितने टर्न है इसमें, एन टर्न है, तो एन टर्न की वजह से कितना, तो एन इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एन का वैल्यू अभी देखा हमने किसके बराबर होता है, एन इंटू एल, तो एन इंटू एल आ गया, बाकी का एज इट इज लिख लिया। बाद में यहाँ पे फाई टी किसके बराबर होता है, हमने अभी देखा कि जो हमारा करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ये बात पढ़ चुके हैं आगे के टॉपिक में। हमने क्या देखा, करंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो क्या बनेगा, फाई बढ़ेगा, ठीक है, बी डॉट ए के हिसाब से। तो टोटल फ्लक्स आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ एल आई, यानी फाई टी की जगह हम क्या लिख पाएंगे, एल आई। बस अब यहाँ से आई कैंसिल कर दिया, एल का वैल्यू मिल गया, म्यू नॉट एज इट इज लिख लिया, एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर लिख लिया। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये 1 टन का एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए हमने रख लिया। तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ये वाला जो टॉपिक है वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था कि इंडक्टर के अंदर अगर वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं तो खुद से एक नया करंट बनता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी क्या कि दो कॉइल है, दो कॉइल में से एक कॉइल में हमने कुछ वेरिएबल करंट फ्लो कराया, तो कुछ एक कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो कराया, कैसा वेरिएबल करंट फ्लो कराया, तो उसमें से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को वो वेरिएबल फील्ड के अंदर हमने एक दूसरा हमने कॉइल रख दिया, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ये दूसरे कॉइल के साथ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ दूसरी कॉइल के साथ तो इसमें एक नया करंट I2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअली करंट बन रहा है, उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइल लिया, ये कॉइल को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में से हमने क्या पास कराया, वेरिएबल करंट पास कराया। वेरिएबल करंट पास कराने पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो वो वेरिएबल बनाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोल देंगे उसके साथ लिंक हो चुका है, यानी कि ये कॉइल के साथ d∅dt फ्लक्स लिंक हो रहा है, यानी फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट I2 इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखना है वो लिख लेते हैं। व्हेन फ्रॉम अ प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, चेंजिंग करंट I1 इज फ्लोइंग, देन फ्लक्स लिंक्ड टू द सेकेंडरी कॉइल, इसके साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा, φ2। ये कैसा होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है इसलिए विल चेंज। सो इन सेकेंडरी कॉइल में करंट इज इंड्यूस्ड, I2 करंट बन जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी क्या, एक कॉइल में से चेंजिंग करंट पास कराओ, दूसरी कॉइल में नया करंट बन जाएगा। क्यों, फ्लक्स चेंज होगा इसलिए, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट था कैपिटल एल, ऐसे ही जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका कोएफिशिएंट होता है कैपिटल एम। अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल एम का इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, हमें पता है क्या कि जो φ2 का वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, I1 पे। जितना ज्यादा I1 करेंगे उतना ज्यादा φ2 लिंक होगा। तो यहाँ पे लिखा है φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पे म्यूचुअली करंट इंड्यूस हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m लिख लिया, m को सब्जेक्ट बनाया, φ2/I1 हो गया। इसका SI यूनिट की बात करें तो फाई होगा वेबर में, करंट एम्पियर में तो हेनरी, ठीक है। वही है, एल का जो यूनिट है वही है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कुछ हुआ है, यानी कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है। करंट प्रोड्यूस होने से पहले ईएमएफ बना है। ईएमएफ कितना बनेगा, तो d∅dt के हिसाब से, तो फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से ईएमएफ d∅dt के हिसाब से बना है। तो d/dt और फाई का वैल्यू डाल दो। फाई का वैल्यू हमने ढूंढा, अभी ये रहा फाई का वैल्यू, m × I1। ये E2 क्यों लिखा है, क्योंकि ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है ना, तो E2 इसके लिए E2, और फाई चेंज कौन कर रहा है, ये भाई साहब फाई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये फाई चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या जाएगा, I1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 चेंज होने पर क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो E2 इज इक्वल टू m, कांस्टेंट बाहर निकालो, di/dt लिख लो। यहाँ पे m को सब्जेक्ट बना दो, E2/di/dt लिख लो। यहाँ पे से हम m को डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने l को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, अगर याद हो तो, कि अगर फर्स्ट कॉइल I1 यानी फर्स्ट कॉइल में से करंट चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकंड है, 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो m इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। तब सेकंड कॉइल में जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो वही लिखा है यहाँ पे। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर,
ठीक है। I1 क्या है, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकंड कॉइल में यानी E2 वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें क्या देके रखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। ठीक है, अभी अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ढूंढा, कहाँ पे ढूंढा, यहाँ पे ढूंढा, phi2 बाई I1, ये रहा M, ये ढूंढा। ये किसके लिए ढूंढा, कॉइल के लिए ढूंढा, जब कॉइल एक इधर थी और एक इधर थी। और M का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और ओरिएंटेशन पे। याद रखना, बोर्ड पे लिख नहीं पाया, ओरिएंटेशन यानी क्या, अगर दो कॉइल ऐसे एंगल पे है तो भी M का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ईएमएफ अलग प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसे है तो ओरिएंटेशन ऐसे है तो ईएमएफ कुछ अलग प्रोड्यूस होगा, यानी M का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी हमने ऐसी कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से, फाइंड द वैल्यू ऑफ M फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, कैसे है, इक्वल लेंथ के हैं, कैसे रखे हैं, प्लेस्ड इनसाइड अनदर, यानी कि एक सोलेनॉइड लार्जर है, उसका लेंथ जो है वही लेंथ स्मॉलर सोलेनॉइड का है, लेकिन एक सोलेनॉइड लार्जर है और उसके अंदर दूसरा सोलेनॉइड रखा है, दोनों के लेंथ बराबर है, ठीक है। तो जो लार्जर फर्स्ट सोलेनॉइड है, लार्जर सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ L है, रेडियस R1 है जो बड़ा है, और N1 यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 है। उसी तरीके से उसके अंदर इंसर्टेड वन अनदर, ठीक है, उसके अंदर दूसरा एक सेकंड सोलेनॉइड हमने रखा है, ठीक है, जिसका लेंथ सेम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, इक्वल लेंथ, रेडियस छोटा है R2 है, N2 यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसपे से हम लार्जर सोलेनॉइड के लिए लिख पाएंगे N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 बाई L, तो N1 इज इक्वल टू N1L, और स्मॉलर के लिए क्या लिख पाएंगे, सेम N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो N2 इज इक्वल टू N2L आ जाएगा। इतने तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब ये दो कॉइल के बीच के में क्या करंट, कोई भी एक कॉइल में अगर करंट पास करते हैं वेरिएबल करंट, तो दूसरे में इंड्यूस होगा सोलेनॉइड में, हम बोलेंगे हाँ होगा। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बिगर सोलेनॉइड है, लार्जर सोलेनॉइड है, उसमें से हम I1 करंट चेंजिंग या फिर वेरिएबल करंट पास कर रहे हैं, इसमें से वेरिएबल करंट पास किया। अगर वेरिएबल करंट पास किया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करेगी, यानी इसके साथ लिंक होगा B1 चेंजिंग। अगर B1 चेंजिंग इसके साथ लिंक हुआ तो इसके साथ phi2 चेंज हो जाएगा, phi2 चेंज हुआ तो d phi2 बाई dt के हिसाब से इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर वाला क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या हो गया, प्राइमरी करंट दिया, तो ये अंदर वाला क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी करंट बना। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस तो वही लिखा है यहाँ पे कि सपोजिंग फ्रॉम फर्स्ट सोलेनॉइड वेरिएबल करंट I1 इज फ्लोइंग, ठीक है। अब इसके कारण क्या बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट Ni जितना, म्यू नॉट अभी देखा, म्यू नॉट Ni जितना, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, n कौन सा लेंगे हम, बाहर का के अंदर का, तो हम बोलेंगे करंट इसमें से पास किया है तो हम अंदर का ही और बाहर का ही लेंगे। बाहर का कितना है, N1, बात समझ में आ रही है, N1, और करंट कितना है, I1, यानी बाहर का जो सोलेनॉइड है वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कितनी, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमारा सेकंड सोलेनॉइड है, यानी सेकंड सोलेनॉइड की कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो सेकंड सोलेनॉइड हैविंग सेम मैग्नेटिक फील्ड, भाई क्योंकि सेकंड सोलेनॉइड में से तो करंट थोड़ी फ्लो कराया है, बाहर से करंट फ्लो कराया है, तो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट N1 I1 जितना। अब यही मैग्नेटिक फील्ड तो इसके साथ भी होगा, अंदर के सोलेनॉइड के साथ भी तो यही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, बात शायद समझ में आ रही है, ठीक है, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ phi2 जो फ्लक्स है वो चेंज होगा तभी तो करंट इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो phi2 का वैल्यू कितना होगा, बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा ये ऐसे जा रहा है तो करंट आई ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगा, यानी बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, cos 0 1, तो phi2 इज इक्वल टू बी ए। ये किसके लिए हमने किया, 1 टर्न के लिए। अब अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है तो अंदर की बात अब कर रहे हैं तो N2 की बात करनी पड़ेगी, तो N2 टर्न्स के लिए N2 मल्टीप्लाई विथ N2 का वैल्यू क्या है हमारा, N2 का वैल्यू वो रहा N2 इंटू L, ठीक है, N2 का वैल्यू
N2 इंटू एल कर दिया हमने। बी का वैल्यू कौन सा लेंगे, ये बाहर के सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है, वही तो अंदर के सोलेनोइड में है, तो म्यू नॉट N1 इंटू I1। अच्छा, अब करंट जो बन रहा है किस में बन रहा है, अंदर के सोलेनोइड में, यानी अंदर का एरिया कितना होगा, रेडियस कितना है R2, तो यहाँ पे लिखा है पाई R2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इक्वेशन मान के चलते हैं 1 है। अब हमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो घड़ी घड़ी हम लिखते हैं वो पता है क्या, ये जो φ2 है, अंदर का जो फ्लक्स φ2 है वो किस पे डिपेंड करता है, बाहर के करंट I1 पे। जितना ज्यादा I1 उतना ज्यादा φ2, यानी कि φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। यहाँ पे M लिख रहे हैं, क्यों, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, तो M लिख लिया। अब ये इक्वेशन 1 में φ2 है, ये इक्वेशन 2 में भी φ2 है, दोनों को इक्वेट करा दो, यानी दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट करा दिया, तो यहाँ पे MI1 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म, तो यहाँ से I1 से I1 कैंसिल कर दो, M एज इट इज म्यू नॉट N1 N2 आ गया, L पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है, यहां से करंट फ्लो कराया है और बाहर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, तब यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर आएगा, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, कौन सा, कि जब इंडक्टर में से हम वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं तब उसमें कितना करंट फ्लो होता है, उसका डेरिवेशन। और जब फ्लो कराते हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट बनता है, खुद से नया एक करंट बनता है, तो वो बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो बनाने के लिए 1/2 Li स्क्वायर जितना वर्क करना पड़ता है। L हो गया इंडक्टेंस, I हो गया करंट, ठीक है। तो कैसे ये डिराइव करेंगे, तो सिंपल सा पावर का इक्वेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम, वर्क इज इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब हम छोटे से समय dt के लिए छोटा सा वर्क ढूंढ लेंगे, पावर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो dwp का वैल्यू क्या आ जाएगा, v इंटू आई, पढ़ के आए हैं हम 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। यहाँ पे dw, v की जगह मैं e सिंबल यूज करता हूँ emf के लिए, तो i dt एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे dw इज इक्वल टू e जो था हमारा किसके बराबर था, याद हो तो L di बाई dt के बराबर था, ठीक है। यहाँ पे I एज इट इज dt लिख लिया हमने, वापस से यहाँ पे dw इज इक्वल टू dt कैंसिल हो गया, सो L di इंटू आई आ गया, ठीक है, ये वाला I आ गया। अब ये छोटा सा वर्क मिला है, तो छोटे छोटे वर्क को हम इंटीग्रेट करा देंगे, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ले लिया हमने, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, छोटे छोटे वर्क, टोटल वर्क मिल जाएगा। L कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके I, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके I डी आ गया। यहाँ पे I का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन हमें याद है, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो वही I रेज़ टू 1 प्लस 1 तो I स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके I, तो यहाँ पे 2 बाहर कॉमन निकल लिया, I स्क्वायर, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I की जगह I की जगह 0, सिंपल सा इक्वेशन है, W इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। शायद से डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बार, एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग। अगर ये पूछते हैं तो किस तरीके से हमें लिख के आना है, वो सारी बात बोर्ड पे लिखी है, वही हिसाब से हमें लिखना है टू गेट द फुल मार्क्स। तो सबसे पहले तो एसी जनरेटर है क्या, वो समझ लेते हैं। तो बोर्ड पे लिखा है, वो एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट यानी क्या, अल्टरनेटिंग करंट यानी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो, ठीक है। अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो यानी क्या, अगर हम टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे और करंट वाई एक्सिस पे लेंगे, यानी आई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो पहले तो क्या होगा, करंट बनना शुरू होगा, ये डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई नॉट पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस से पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट जो डिवाइस बनाता है उसे एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे वो जनरेट करता है, तो उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले तो ऐसा डायग्राम हमें बनाना है जिसमें हमने बार मैग्नेट ली है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों को एक दूसरे के सामने फेस करके रखना है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कहां से कहां, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा है बार मैग्नेट क्या काम आता है, नॉर्थ साउथ पोल आर फेस्ड ईच अदर यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड आता है ये कॉइल हमारी, ये कॉइल है हमारी, ठीक है। ये कॉइल कौन सी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। ये आर्मेचर कॉइल को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसके करके इसके अंदर कुछ करंट बने, एसी करंट बने, तो वही लिखा है रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं।
बाद में ये जो कॉइल है उसको नीचे की साइड पे ऐसी हमें रिंग दिख रही है कुछ, ये रिंग का नाम दे देते हैं S1, ये रिंग का नाम दे देते हैं S2, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, S1 एंड S2। स्लिप रिंग जो होती है वो जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे उसकी बॉटम साइड पे कनेक्ट की गई होती है, तो वही लिखा है कि इट इज कनेक्टेड एट द बॉटम साइड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ हमें पोर्शन दिख रहा है ब्रश जैसा कुछ, ये ब्रश B1, ये ब्रश B2। ये ब्रशेस क्या काम करते हैं, जब ये हमारा कॉइल रोटेट हम करवाते हैं, जब ये कॉइल को रोटेट करवाते हैं तब ये जो ब्रश है वो स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट मेंटेन रखता है। ये रिंग घूम रही है और ये ब्रश क्या करेगा, कांटेक्ट मेंटेन रखेगा, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे बात शायद से समझ में आ रही है ऐसे। ठीक है, कांटेक्ट मेंटेन रखेगा, तो वही लिखा है यूज टू मेंटेन द कांटेक्ट विद स्लिप रिंग S1 एंड S2। ठीक है, बाद में यहाँ पे हम बल्ब लगा देंगे जिसे लोड बोल देंगे। ठीक है, कुछ लोड दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। बल्ब क्यों लगाया है, बल्ब हमने इसने लगाया है कि जब हम ये कॉइल को रोटेट करवाएंगे तब क्या इसमें कुछ करंट बनना शुरू होगा, चेक करने के लिए हम बल्ब लगा देंगे, तो वही लिखा है टू चेक इफ करंट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रेक्टेंगुलर कॉइल और नॉट, करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं उसके लिए। और टॉप साइड पे हम एक हैंडल लगा देंगे, हैंडल को हम ओमेगा वेलोसिटी से घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे घुमाना है हैंडल का, या फिर एक्सेल भी बोल सकते हैं, टू रोटेट द कॉइल हैंडल इज यूज, तो वही लिखा है यूज टू रोटेट द रेक्टेंगुलर कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारी बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे इसमें करंट बनता है कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल है हमारी उसके अंदर करंट कैसे बनता है। तो सिंपल सा आंसर है कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम हैंडल से इसको जब रोटेट कराते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है। जैसे कि अब हमने पढ़ा था, एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, उसको अगर हम दूर ले जाएंगे या पास में लाएंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, अब कैसे वो काम करता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे वर्किंग। वर्किंग में क्या करेंगे, मान के चलते हैं t बराबर 0 पे कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कैसे, ये दो हमारी क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कॉइल हमने ऐसे रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, इसका एरिया वेक्टर A ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, यानी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, t बराबर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी B और A के बीच का एंगल, ये हमारा B, ये हमारा A, BA, एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू 0, t बराबर 0 पे मैग्नेटिक जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी ऐसे, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा, B और A के बीच का एंगल 0। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रोटेट कराएंगे, यानी कैसे था, पहले ऐसे था, अब हमने रोटेट कराया, ऐसे रोटेट कराया, यानी एरिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी पहले। ठीक है, अब हमने रोटेट कराया तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहने वाली है, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यानी अब B और A के बीच का एंगल कुछ थीटा आ जाएगा। वापस एक बार, पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, परपेंडिकुलर था ये कॉइल। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही था, तो थीटा कितना था, 0। जैसे ही हमने रोटेट कराया, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी यही डायरेक्शन में, जैसे हमने रोटेट कराया, जैसे हमने रोटेट कराया, अब एंगल थीटा बन चुका है, यानी कि जैसे हमने रोटेट कराया मैग्नेटिक फील्ड तो यही डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब हमें पता है कि जो ओमेगा होता है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन यानी थीटा, सेकंड यानी टाइम, थीटा बाई टी लिख सकते हैं, तो थीटा को हम ओमेगा टी लिख लिया, यानी थीटा की जगह ओमेगा टी, यानी 0 से लेके ओमेगा टी इसका रोटेशन हो गया है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, मैग्नेटिक यहाँ पे एंगल चेंज किया B और A के बीच का। हमने स्टार्टिंग में देखा था फ्लक्स जो होता है वो BA cos थीटा होता है, अगर B को चेंज कराओ फ्लक्स चेंज होगा, d∅dt के हिसाब से करंट इंड्यूस होगा, अगर A को चेंज कराओ तो फ्लक्स चेंज होगा, d∅dt के हिसाब से EMF इंड्यूस होगा। क्या यहाँ पे B चेंज हो रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, बड़ा छोटा वाला है कॉइल, नहीं। क्या यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, B और A के बीच का एंगल, हाँ। पहले t बराबर 0 पे 0 था, t बराबर t पे ये चेंज होके ओमेगा t हो गया, यानी थीटा चेंज हुआ
तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो ये कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा था वो चेंज हुआ, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के हिसाब से EMF इंड्यूस हुआ, जिसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा, तो वही लिखा है थीटा इज चेंजिंग सो फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल इज चेंज सो दैट EMF इज इंड्यूस, किसके हिसाब से, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा के हिसाब से। जहां पे थीटा क्या है हमने लिया है, ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमने थीटा ओमेगा टी ले लिया। अब इतना फ्लक्स तो एक टर्न की वजह से चेंज हुआ। ऐसे जो आर्मेचर कॉइल है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें तो बहुत सारे टर्न होंगे, समझ रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे टर्न होंगे, इसमें पूरा बंच होगा टर्न का। तो एक के लिए इतना, तो एन के लिए कितना, एन के लिए मल्टीप्लाई विद एन कर दो, एन टर्न के लिए, यानी कि इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है इस पे, तो कितना EMF प्रोड्यूस होगा वो ढूंढ लेंगे। फ्लक्स का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब EMF कैसे ढूंढेंगे हम, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जो भी फाई है उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम से, तो वही बात लिखी है। ठीक है, अब कितना EMF जनरेट होगा, तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, क्या था, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई का वैल्यू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, अभी हमने देखा, तो ये फाई की जगह हम वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन नंबर ऑफ टर्न, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस ओमेगा टी का। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा का साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थीटा इसे माना है, इसे माना है थीटा को, तो जिसे माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे कॉस टी होता सिर्फ, तो dt के रिस्पेक्ट में इसका सीधा हम साइन टी कर देते, लेकिन cos t है नहीं, cos ओमेगा टी है, यानी ओमेगा टी को हमने t माना है, थीटा माना है, तो जिसको माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। सो NBA साइन ओमेगा टी, अब ये u इंटू वी लॉ लगाएंगे। u इंटू वी लॉ में क्या करेंगे, पहला एज इट इज लिख लिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ टी, फिर हमेशा प्लस साइन लगाएंगे, दूसरा एज इट इज लिख लिया, पहले का डिफरेंशिएशन d ओमेगा बाई डी टी। बात समझ में आ गई। वापस से पूरी लाइन लिख ली, ओमेगा एज इट इज, t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन 1, t एज इट इज, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी बचा क्या, ओमेगा खाली। ये ओमेगा को हम आगे ले आए, तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। यहाँ पे n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न, b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, a हमारा एरिया है कॉइल का वो कांस्टेंट है, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड से हम घुमा रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। ये चारों कांस्टेंट की जगह पे हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं, E नॉट, जिसको बोल देंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका। बस, तो ये इक्वेशन में NBA ओमेगा की जगह E नॉट रख देंगे, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इतना EMF इसमें इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। ठीक है, तो यही लिखा है, इतना EMF इंड्यूस होगा। अब करंट कितना इंड्यूस होगा, अब करंट तो आसानी से ढूंढ पाएंगे, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V की जगह E लिख लिया, I कितना इंड्यूस होगा, E बाई R जितना, E का वैल्यू ये रहा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R है, तो R कर दिया, R कांस्टेंट है, E नॉट कांस्टेंट है, तो E नॉट बाई R एक नया कांस्टेंट ले लिया जिसको I नॉट बोल दिया, तो E नॉट बाई R की जगह I नॉट लिख लिया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इतना करंट इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। बस, अब ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी थे, तो ये वाला ग्राफ बना देना, साइन है नहीं, साइनोसोडियल ग्राफ है, थीटा और टी के रिस्पेक्ट में ये हमारा E हो गया, पहले EMF बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर वापस से ऐसे करके डायरेक्शन चेंज करता गया, 0, 90, 180, 270, 360। बाद में इसका ग्राफ बना देना, ये भी साइनोसोडियल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I नॉट आया, इसमें E नॉट आया। ठीक है, बाद में ऐसे करके मिनिमम नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I नॉट आ गया। अगर हम T की बात करें तो T बाई 4 यहाँ पे लिख देंगे, T बाई 4 प्लस T बाई 4, 2T बाई 4 यानी T बाई 2, T, फिर इसकी बात करें तो T बाई 4 प्लस T बाई 4 प्लस T बाई 4 यानी 3 टाइम T बाई 4, इसकी बात करें तो 4 टाइम T बाई 4। ठीक है, 4 टाइम T बाई 4, तो 4 टाइम T बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो T आ जाएगा। बस, तो यहाँ तक लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपके हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन नीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।